नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे स्वस्थ होंगे और आपके अपकमिंग एग्जाम CHSL, CGL या MTS के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपके पास ज़्यादा समय तो अब है नहीं, 30-35 दिन का समय आपके CGL के लिए बचा है और 30 दिन के अराउंड आपके CHSL के लिए बचा है। तो इस टाइम अगर आप एक भी सेकंड किल कर रहे हो, कहीं भी वेस्ट कर रहे हो, तो आपको सक्सेस से दूर ले जा रहे हो। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस टाइम आप एक भी सेकंड किल ना करो, क्योंकि एक एक सेकंड में आपसे मतलब ज़्यादा मेहनत करके अगर आप 1 सेकंड या 1 मिनट वेस्ट करो, उस टाइम में कोई लड़का उस समय अपना टाइम ना वेस्ट करके वो यूटिलाइज करके आपसे आगे निकल जाएगा। और कंपटीशन गेम भी इसी का है कि आपको किसी को आगे नहीं निकलने देना, यानी हर तरह से साम दाम दंड भेद लगा के आपको खुद आगे रहना है। तो कंपटीशन तभी निकलता है, ठीक है। तो इस टाइम पे आपके दोस्त ये मतलब जो भी टाइम किल करने वाली चीज़ें उनको दूर रखो, निगेटिव चीज़ों को दूर रखो और अपने आप को पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रख के अच्छे से पढ़ाई करो डेडिकेशन से, ठीक है। तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस वीडियो को बनाने के पीछे मकसद है वो ये है कि मान लो आपने तलवारबाजी की पढ़ाई करी, तलवारबाजी के लिए शिक्षक बुलाए, आप राजा हैं, आपने तलवारबाजी सीखी, आपको सीधे युद्ध स्थल में भेज दिया जाए जहाँ पे 500 योद्धा हैं, तो आपको क्या लगता है आप कितने लोगों से भिड़ पाएंगे? हो सकता है 2-4 से भिड़ें या हो सकता है एक से भी ना भिड़ पाए, पहली बार में ध्वस्त हो जाए, क्योंकि आपने सीखी तो है क्लासेस लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। कहने का मतलब कि आपने पहले ये नहीं देखा, आपको अपने मूव पता है लेकिन अगला कैसा मूव, अगले का मूव क्या होगा ये चीज़ आपको नहीं पता। यानी आपने तैयारी तो कर ली है, आपने सिलेबस तो खत्म कर लिया है, आपने पेड कोर्स तो खत्म कर लिया है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जो एसएससी क्वेश्चंस पूछेगी वो किस तरह से पूछेगी। तो उसी लिए मॉक टेस्ट का हम यूज करते हैं तैयारी के लिए। जैसे युद्ध स्थल में जाने से पहले तलवारबाजी 2 लोगों में प्रैक्टिस होती है, उसी प्रकार से मेन एग्जाम में जाने से पहले हमें मॉक टेस्ट का सहारा लेना चाहिए। मॉक टेस्ट से हमें ये सारी चीज़ें सीखने को मिल जाती हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, हमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करना होता है। कुछ लोग मॉक टेस्ट में स्कोर के पीछे भागते हैं, जो सबसे गलत चीज़ होती है। देखो, मॉक टेस्ट में अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आप 180 ला रहे हो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको ये पता चलेगा कि मैं एसएससी जैसे एग्जाम के लिए तैयार हूँ, इस बार मेरा निकल जाएगा। लेकिन अगर स्कोर नहीं आता तो आप डिमोरल हो जाते हो। सबसे बड़ी गलती ये होती है। देखो, मॉक टेस्ट जो होता है, मैंने सारी चीज़ें नोट कर रखी हैं। देखो, मॉक टेस्ट में स्कोर आया पॉजिटिव, आप पॉजिटिव हो गए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, नो डाउट, बहुत अच्छी बात है। आपका जो मॉक टेस्ट होता है वो सही मायने में उसका जो काम है वो ये है कि इवैल्यूएशन आपका करे, आपकी जो तैयारी है उसका इवैल्यूएशन करे। इसी वजह से मैं हमेशा से कहता हूँ कि सही मॉक टेस्ट प्रेफर करो। कई सारे मॉक टेस्ट हैं जो आपको डिमोरल कर देंगे, वो उस लेवल का एसएससी एग्जाम होता भी नहीं। और कुछ सारे मॉक हैं ऐसे जो बिलो एसएससी हैं, यानी उस लेवल पे भी एसएससी का एग्जाम नहीं होता। तो सबसे पहले आप अच्छे मॉक टेस्ट का चयन करो, वो मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में आप क्या काम करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे। मॉक टेस्ट देने के बाद हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, हम स्कोर देखते हैं, उसके बाद बंद करके लैपटॉप या फोन रख देते हैं। हमने देखा 160 आ गया, हम देखते ही नहीं है कि 160 कैसे आए या 180 कैसे करें इसको। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, जो फ्रेशर्स हैं उनको बताना है ये चीज़ कि मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट नहीं, मॉक टेस्ट की एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, समझ लो। यानी खाना खाना इंपॉर्टेंट नहीं, उसको पचाना इंपॉर्टेंट है। अगर पचेगा नहीं तो शरीर में लगने वाला है नहीं। यानी आप मॉक टेस्ट जो दे रहे हो उसको एनालाइज किस ढंग से कर रहे हो, एनालाइज करके उस पर वर्क कैसे कर रहे हो, ये चीज़ मैटर करेगी। आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने रोग बता दिया, आप डॉक्टर ने रोग बता दिया, अब अगर आप उस रोग की मेडिसिन नहीं लोगे तो क्या आप ठीक होगे? नहीं। वही मेरे कहने का मतलब है, मॉक टेस्ट आपको बता देगा कि आपकी ये कमियां हैं, और उन कमियों को अगर हम मॉक टेस्ट से नहीं देख पा रहे हैं तो फिर सबसे बड़ी गलती हम यही कर रहे हैं। मॉक टेस्ट से हमने कमियां देखी, फिर उस पर वर्क करना है, इसे बोलते हैं मॉक की एनालिसिस करना है, समझ रहे हो। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है मॉक टेस्ट के फायदे क्या क्या हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ ताकि आप मॉक टेस्ट की तरफ झुकें। मॉक टेस्ट जो होता है वो आपको एग्जाम प्रेशर हैंडल करना सिखाता है। एग्जाम प्रेशर यानी एग्जाम में जाने के बाद आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये सिखाता है। एग्जाम हैंडल करने की क्षमता, आप बहुत ज़्यादा वो नर्वसनेस तो नहीं आती, ये सारी चीज़ें सिखाता है। टाइम मैनेजमेंट मैंने बता ही दिया। आपको मॉक देने से आपकी स्पीड इंक्रीज होती है। आप मॉक दोगे तो टाइम मैनेजमेंट करते करते 10-20 बार जब मॉक दे लोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट करने की स्किल आपकी इन्हेंस हो जाएगी, और आपको कुछ दिन बाद रियलाइज होगा कि आपकी स्पीड जो पहले 10 मिनट में 10 क्वेश्चन कर पाते थे, अब 10 मिनट में आप 15 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन कर रहे हैं।
जितने ज़्यादा मॉक, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, उतने ज़्यादा वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको याद रहेंगे, जो प्रीवियस ईयर से पूछे जाएंगे। तो मॉक टेस्ट का सही मायने में जो मतलब है वो है इवैल्यूएशन। आपको वहाँ से चीज़ें सीखनी है कि कौन सी चीज़ आपकी वीक है, किस पे काम करना है। आपको रोग मॉक टेस्ट बताएगा, मेडिसिन आपको खुद लेनी है। तो मॉक टेस्ट अगर आप दे रहे हैं तो सबसे पहले एक डायरी बनाइए और उसकी एनालिसिस करना शुरू करिए। और ये वीडियो इसी से रिलेटेड है कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे करें। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको स्क्रीन पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ जानेंगे कि मॉक टेस्ट की एनालिसिस कैसे। देखिएगा, सबसे पहले मॉक एनालिसिस कैसे करते हैं, इससे पहले मैं वीडियो को यहाँ पे 2 खंडों में तोड़ रहा हूँ। पहला पार्ट होगा कि पहले मॉक टेस्ट या एक्चुअल एग्जाम के पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, और फिर दूसरा पार्ट होगा उसकी एनालिसिस कैसे करनी है। देखो, कोई भी पेपर हो, किसी भी एग्जाम का पेपर हो, वो बेसिकली 3 टाइप के उसमें क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है इजी टाइप, एक होता है मॉडरेट टाइप, एक होता है टफ टाइप। इजी टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा, मॉडरेट उससे कम, और जो टफ होते हैं वो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, एसएससी में चूंकि 100 क्वेश्चन टोटल आते हैं तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से रहता है। अभी तक का एसएससी का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार से रहा है। इजी 65 से 70 क्वेश्चन हो जाते हैं, मॉडरेट 15 से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, टफ 10 से 15 क्वेश्चन हो जाते हैं। यानी अगर आपके पास इजी करने की क्षमता है, इजी आप कर लेते हैं, इससे उबर जाते हैं, तब आप आते हैं मॉडरेट पे, और मॉडरेट से उबर जाते हैं तब आप आते हैं टफ पे। ठीक है, तो ऐसा है। अभी मैं अटेम्प्ट करने का तरीका सिखा रहा हूँ। सबसे पहले जो बेसिक चीज़ थी पेपर की वो मैंने बता दी। अब आते हैं कि पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। देखो, मैंने आपको बता दिया कि 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इजी, मॉडरेट और टफ। फर्स्ट गो मतलब होता है आपने क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू किया और क्वेश्चन नंबर 100 तक गए, तो उसमें जितने क्वेश्चंस होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट गो में किए गए क्वेश्चन। आपने स्टार्ट करा, आप क्वेश्चंस को बनाते गए। कुछ क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते ही आपको छोड़ देने हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि आपको जो क्वेश्चन आता है वो पहली बार में कर दिया जाए। आपको अगर लग रहा है कि कोई क्वेश्चन आपसे 1 मिनट के अंदर हो जाएगा तो पहली गो में वही क्वेश्चंस करने। आपको पहली गो में वो क्वेश्चन नहीं करने जिनको आपने पढ़ा तो है लेकिन प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करी, यानी जो आपका टाइम किल कर सकते हैं, उन क्वेश्चंस को आपको स्किप करना है। जिन टॉपिक्स पे आपकी कमांड अच्छी नहीं है, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, या जिस टॉपिक में आपको कन्फ्यूजन है, वो क्वेश्चन पहले गो में नहीं करना। यानी पहले गो में आपको 100% श्योर क्वेश्चन, उन क्वेश्चन्स को टच करना है जिसमें आपको टाइम भी कम किल होगा और आप उस पर 100% श्योर शॉट मार सकते हैं। तो ऐसे अगर आप करने जाएंगे तो 60 से 62 क्वेश्चन एसएससी के किसी भी पेपर में आप फर्स्ट गो में कर लेंगे। 60 से 62 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, जो इजी टाइप के क्वेश्चंस होंगे। कुछ एक मॉडरेट भी इसी में हो जाएंगे, कुछ एक टफ। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप जो टाइम, ये मॉडरेट वाले और टफ वाले क्वेश्चंस आपके लिए, जो क्वेश्चन मॉडरेट है वो 1.5 मिनट से ज़्यादा लेगा, और आपके लिए जो टफ है वो आपसे या तो होगा नहीं या तो टाइम आपका बर्बाद कर देगा। हो सकता है 2-4 क्वेश्चन हो जाए, लेकिन आपका टाइम अगर पहले गो में कर दोगे तो टफ क्वेश्चंस आपको कॉन्फिडेंस भी लो कर देंगे, टाइम भी किल कर देंगे। और अगर किसी क्वेश्चन में फंसे और उसका आंसर नहीं आया तो आप बहुत ज़्यादा मोरल वहाँ पर डाउन हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आपको स्किप करने का तरीका पता होना चाहिए। जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि आपकी कमांड अच्छी है, जिस टॉपिक्स को आपने अच्छे से पढ़ा है, उन टॉपिक्स को आपको करना है। और ये भी पता होना चाहिए कि उस टॉपिक से, जो टॉपिक आप पढ़ के गए हैं, जिस टॉपिक पे आपकी कमांड बहुत अच्छी है, उसका क्वेश्चन भी इजी लग रहा है, आपको लग रहा है 1 मिनट में हो जाएगा। ये नहीं टाइम एंड वर्क का आपने खूब अच्छे से प्रैक्टिस किया है, वहाँ पे 16 लाइन का प्रश्न दिख रहा है, तो उसको फर्स्ट गो में नहीं करेंगे। पहला सबसे समझदारी भरा मूव यही होगा। ठीक है, अब आपने मान लो कर लिया, 60 से 62 क्वेश्चन आपसे फर्स्ट गो में हो गए। अगर आपकी स्पीड यहाँ पे स्लो हुई तो आप यहाँ भीड़ का हिस्सा बन गए, यानी यहीं पे आपका टाइम खत्म हो गया, अब आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो कुछ लोग यहीं मात खा जाते हैं कि 60 से 62 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में उनका टाइम किल हो जाता है, यानी 1 से 100 तक गए, 60 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन करने में उनका टाइम खत्म हो गया। तो अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आपको ये प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक है, चलो अब मान लो कोई समझदार लड़का था, उसने प्रैक्टिस अच्छे से करी थी, सारी चीज़ें क्लियर थी, उसने टाइम बचाया। टाइम बचाने के बाद वो सेकंड गो पे आ गया, यानी कि अब जो बचे क्वेश्चंस हैं उसको दिख रहा है कि अब कुछ ही क्वेश्चंस बचे हैं। इजी टाइप के उसने लगभग जो क्वेश्चन 2-3 छोड़ के बाकी सारे हो गए थे। मॉडरेट में क्वेश्चंस अभी बचे हुए हैं और टफ भी बचे हुए हैं। ठीक है, वो सेकंड गो में आता है। इजी टाइप के जो क्वेश्चन थे वो उससे बन गए, मॉडरेट हो सकता है एक आध ना बने, लेकिन मैंने मान लिया है कि बन गए। ठीक है, एक आध हो सकता है ना बने। ठीक है, फिर मॉडरेट टाइप में वो आया। मॉडरेट टाइप में आपको पता है कि जितने क्वेश्चंस थे 8 से 10 पहले बन गए थे, 7 से 10 अब बन गए, यानी आपके 15 से
17 क्वेश्चंस आपके मॉडरेट टाइप के जो थे वो हो गए, और टफ टाइप के 2 से 3 पहले हुए थे, और सेकंड गो में जब वो आया तो 5 से 6 क्वेश्चन हो गए, यानी 7 से 9 क्वेश्चन इसके बन गए। आपके 10 से 15 क्वेश्चन आए थे, 7 से 9 उसने टफ वाले बना लिए। अब यानी कि उसके पास 6-7 क्वेश्चन इसमें बचे होंगे, 1-2 क्वेश्चन इसमें बचे होंगे, और हो सकता है एक आध क्वेश्चन ईजी टाइप में बचे हों, तो उसके पास बचे हैं 7, 8 या 10 क्वेश्चन, मान लेते हैं 10 क्वेश्चन बचे हैं, और उसके पास थोड़ा सा 10 मिनट का टाइम भी है। यहाँ पे जो आपसे लीड लेते हैं वो यहाँ पे लेते हैं, क्योंकि उनके पास 10 क्वेश्चन बचे होते हैं, और इन 10 क्वेश्चंस को करने के लिए उन्होंने मॉडरेट टाइप में, सिंपल टाइप में, इजी टाइप में टाइम बचाया होता है, और यहाँ से वो आपसे लीड ले लेते हैं। ये 10 क्वेश्चन करने के लिए उनके पास 10 मिनट है। अब मान लो इस 10 मिनट में उन्होंने 10 क्वेश्चन नहीं, इन जो 10 क्वेश्चन बचे थे इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन ऐसे हों जो आपने कॉन्सेप्ट ही ना पढ़ा हो, तो वो तुक्का मारने पे नहीं जाएंगे, वो उन क्वेश्चंस को चूज करेंगे। मान लो 6 क्वेश्चन हैं जिनको उन्होंने पढ़ा है, कंफ्यूजन में थे, अब उस पर वो लग जाएंगे। मान लो 6 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन मैथ का हो गया, मैथ के तीनों क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन बन गया, एक क्वेश्चन मान लो इंग्लिश का था, उसको उन्होंने थोड़ी देर टाइम दिया, वो भी बन गया, एक क्वेश्चन और हो गया। और मान लो 4 क्वेश्चन उन्होंने तो पढ़ा ही नहीं है, 3 ये हो गया। अब मान लो कि 2 क्वेश्चन जीएस का था, उन्होंने उसको पढ़ा, वो भी हो गया, यानी 10 मिनट में 5 क्वेश्चन हो गया। अगर मान लो वो 5 क्वेश्चन जो बचे हैं उस पर तुक्का भी मार देते हैं, एक भी सही हो गया तो 4 गलत हुआ तो वो खत्म हो गया। अगर लेकिन 2 सही हो गया, 3 गलत हुआ, तो आपका यहाँ से प्लस 1.5 नंबर आ गया। बस अब यहाँ से आपसे वो आ गया, 2.5 नंबर यहाँ से प्लस में आ गया, यानी ये 5 क्वेश्चन भी हो गया, 2.5 नंबर और, यानी 7.5 नंबर, सॉरी 5 दूनी 10, और ये कितना हुआ, 2.5 नंबर इधर, और 2 1 3 2 5, यानी कि 10 और 2 12.5 नंबर आपसे आगे हो गए। वो किससे? एवरेज कैंडिडेट से, एवरेज से यानी गुड कैंडिडेट से वो 12.5 आगे हो गए, और जो लोग स्लो थे उनसे तो बहुत ज़्यादा आगे हो गए। यानी आपको समझना ये है कि आपको जब पहला गो करना है तो थोड़ा तेज़ी से करना है, और उन्हीं क्वेश्चंस को तभी मैंने कहा है टच करना है जिन क्वेश्चंस पे आपको 100% विश्वास हो कि ये क्वेश्चंस आपसे 1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे वो क्वेश्चन होंगे नहीं जो आप छोड़ के चल रहे हैं, आपसे बिल्कुल होंगे, लेकिन आपको ये मान के चलना है कि टाइम अगर किल हो जाएगा तो आपसे हो सकता है आगे डीआई के ऐसे 5 क्वेश्चन दिख रहे हो जो 2 मिनट में हो जाए, आपका टाइम नहीं बचेगा तो आप उन क्वेश्चन को देख ही नहीं पाएंगे। और अक्सर लड़कों का यही एक्सक्यूज होता है कि मैंने तो क्वेश्चन ही नहीं देखा, नहीं तो बाद में तो ईजी था। ये चीज़ आपको नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको अटेम्प्ट करने का तरीका पता चल गया। आपको क्या काम करना है, पहले गो में जाना है, जो इजी क्वेश्चंस हैं जिस पे आपको कमांड है, और 1 मिनट से अंदर, कमांड होने के बाद 1 मिनट से अंदर अगर वो क्वेश्चन हो जाएगा तो करना है, अदरवाइज स्किप करते रहना है, ठीक है। सेकेंड गो में आना है, फिर आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जब कॉन्फिडेंस, कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं तो कॉन्फिडेंस बन जाता है, फिर थर्ड टाइम जब आएंगे तो रिमेनिंग में से मैक्सिमम क्वेश्चंस हो ही जाएंगे। अगर नहीं होता तो तुक्का ना लगाना, छोड़ देना। हाँ 50-50% है, अगर आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मान लो बी और सी एलिमिनेट कर दिया, ए और डी में कन्फ्यूजन है, ऐसे 3 क्वेश्चंस हैं तो तीनों पे मार दोगे, तो अगर 2 भी सही हो जाता है या 1 भी सही हो जाता है तो आपको पॉजिटिव में रखेगा, निगेटिव आप नहीं जाओगे, ये चीज़ समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आता है सेकेंड पार्ट कि एनालिसिस कैसे करनी है। आपने मॉक दे लिया, मान लो मॉक दे रहे थे आपने उसी तरह से अटेम्प्ट करा। अच्छा, जिस तरह से मैंने बताया मॉक या पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, उसी तरह से मॉक भी अटेम्प्ट करेंगे और सेम स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे एग्जाम में। आप ऐसा नहीं कि यहाँ पे मॉक किसी दूसरे तरीके से दे रहे थे, एग्जाम में पहुंचे वहाँ पे स्ट्रेटजी चेंज करी, फिर आप दिक्कत में आ जाओगे। आपको सेम स्ट्रेटजी मॉक में, सेम स्ट्रेटजी उसमें फॉलो करनी, किसमें? एक्चुअल एग्जाम में, ठीक है। मॉक तो आपको प्रैक्टिस करवाता है, मॉक से स्कोर से थोड़ी मतलब है, मॉक आपको सिखाता है, तो वो चीज़ जो सीख रहे हो वो वहाँ पे अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं यहाँ पे सीखा कुछ और अप्लाई कुछ और कर रहे हो, ठीक है। अब मॉक एनालिसिस पे आते हैं। यहाँ पे जो 80 लिखा है मतलब अटेम्प्टेड है, UN मतलब अनअटेम्प्टेड है, यानी जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हुआ या अटेम्प्ट नहीं किया आपने। देखो अनअटेम्प्टेड में 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक जो आपको कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा ही नहीं, ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपने कभी पढ़ा ही नहीं, और एक ऐसा होगा जो टाइम बहुत ज़्यादा किल कर सकता था या टाइम आपके पास नहीं था, इस वजह से आपसे नहीं हुआ। ये हो सकता है कि आपने 3 क्वेश्चन जो आपसे आना अटेम्प्टेड हुए हैं, एक तो ये हो सकता है कि कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं, और एक हो सकता है कि टाइम आपके पास नहीं बचा था, नहीं तो आप कर देते। तो हम यहाँ पे बात करेंगे जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट जिनका आपने नहीं पढ़ा उसको हम अटेम्प्टेड सीरीज में रख रहे हैं, अनअटेम्प्टेड श्रेणी में रख रहे हैं। ये जो टाइम वाला है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि टाइम अगर बचाओगे तो ये क्वेश्चन हो जाएंगे। तो उनके लिए जिनके पास टाइम होता है, उनके लिए, या जिनके पास टाइम का एक्सक्यूज होता है कि टाइम नहीं था, तो आपको वहाँ पे 60 से 62 क्वेश्चन जो फर्स्ट गो में करे थे उसमें आपको टाइम बचाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे जो अनअटेम्प्टेड है उसको मैं मान के चलूंगा कि आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था, इस वजह से आपने छोड़ दिया, तो कि यहाँ पे एक भी क्वेश्चन को मैं नहीं मान के चलूंगा, ठीक है। मान लो आपने रीजनिंग देखा, रीजनिंग आपका रिजल्ट आया कि 22 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया था, 3 अनअटेम्प्टेड था। 22 आपने अटेम्प्ट किया था और 3 अनअटेम्प्टेड था, ठीक है। 22 अटेम्प्ट 3 अनअटेम्प्ट, अगर 22 सही होता 44 नंबर मिल जाता। लेकिन क्या पता चलता है
कि 18 क्वेश्चंस आपके सही हैं, 4 क्वेश्चंस गलत हैं। 18 क्वेश्चन सही हैं, 4 क्वेश्चंस गलत, ठीक है, और 3 आपने अनअटेम्प्टेड किया है। अब आपको ध्यान देना, आपको जो ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन है और जो ये 4 गलत हैं, इनका अलग अलग नोट्स बनाना है। एक अनअटेम्प्टेड का, कि जो आपसे अटेम्प्ट नहीं हो रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना है, और एक जो गलत हो रहे हैं इसका भी अलग नोट्स बनाना है। अब गलत वाले का नोट्स और अनअटेम्प्टेड का नोट्स अलग बनाओगे तो इससे आपके 4 नोट्स बनेंगे। एक तो देखो, रीजनिंग का अलग बना सकते हो, रीजनिंग का अनअटेम्प्टेड और गलत वाला। मैथ का अलग बना सकते हो, इंग्लिश का अलग बना सकते हो, जीएस का भी अलग बना सकते हो। अभी बना सकते हो, अभी बनाना, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो टाइम नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो कि एक ही कॉपी लो, उसी में रीजनिंग अलग पार्ट बना लो, मैथ्स अलग पार्ट बना लो, इंग्लिश अलग पार्ट बना लो, जीएस अलग, और छोटा छोटा लिख के नोट्स बना सकते हो। कैसे वो नोट्स कैसे बनाना है वो आपका अपना वो है, तरीका है, ठीक है। अब देखो, 4 क्वेश्चंस मान लो जो गलत हुए, उसमें मान लो कि कोई कैलेंडर का क्वेश्चन है रीजनिंग में, कोई आपका डाइस का क्वेश्चन है, कोई आपका सिलॉक्स का क्वेश्चन है, ठीक है, कोई हो सकता है डायरेक्शन का क्वेश्चन हो, या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन है। आपको क्या काम करना है, जो आप एनालिसिस करने आ रहे हो, तो इन 3 अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को तो देखना ही देखना है। साथ में आपने देखा कैलेंडर का क्वेश्चन आपसे गलत हो गया। अब इस वीक में क्या काम करना है, आपको नोट कर लेना है इसमें गलत वाले उसमें कि कैलेंडर मुझे पढ़ना है। क्या पढ़ना है? कैलेंडर मुझे पढ़ना है। डाइस गलत हुआ, डाइस मुझे पढ़ना है। डाइस का कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं आपने पढ़ा ही नहीं है, अब वीडियो खोल के बैठ गए ये कॉन्सेप्ट क्या, आपको डाइस के कॉन्सेप्ट जो भी नोट्स बनाया था पढ़ते टाइम रीजनिंग, उसका रिवीजन करना है। सिलॉक्स नहीं हो रहा है, सिलॉक्स का रिवीजन करना है। ऐसा नहीं आपको नहीं आता, आपको आता था, लेकिन आप कन्फ्यूजन में गलती करके आए। डाइस आपने मान लो पढ़ा है और आपसे डाइस का क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो रहा है, इसका मतलब आपको डाइस को रिवाइज करना है, सिलॉक्स को रिवाइज करना है, पजल को रिवाइज करना है, पजल किस प्रकार से आ सकती है, ठीक है। तो आपसे जो टॉपिक गलत हो रहा है उस टॉपिक को आपको रिवाइज करना है। ऐसा नहीं कि उसकी वीडियो देखने लगे या कुछ, हो सकता है वीडियो से रिवाइज कर पाए, नोट से रिवाइज कर पाए, मतलब रिवाइज आपको करना है। और जो ये अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस थे, इनमें ये देखना है कि भैया ऐसा तो नहीं कि कोई ऐसा क्वेश्चन था जो आपको आता था, लेकिन आपको ऐसा था, कुछ क्वेश्चंस ऐसे नहीं होते कि आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे मेथड नहीं ध्यान आ रही है कि क्या होगा, या क्लिक ही नहीं कर रहा है। तो आपको इन क्वेश्चंस को, अगर ये नए टॉपिक का किसी है या ऐसा टॉपिक जो आपने पढ़ा नहीं है, तो इस टॉपिक को अभी पढ़ डालो, अभी आपके पास समय है। और अगर आप 21 टारगेट कर रहे हो तब तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय, आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से पहले कॉन्सेप्ट को समझो, नोट्स बनाओ, फिर प्रैक्टिस करो। तो जो 2 टाइप के आपके नोट्स बनेंगे, एक तो आपको जो रिवाइज करना है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वो नोट करते चलो, किसमें, गलत वाले में, और अनअटेम्प्टेड का अलग नोट्स बनाओ, इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट, जैसे डाइस आपने मान लो नहीं पढ़ा, इन अनअटेम्प्टेड वाले में डाइस का क्वेश्चन था तो डाइस का नोट्स बना डालो। समझ में आया? यानी आपको क्या काम करना है, जो गलत हो रहे हैं क्वेश्चंस उसका नोट्स बनाना है रिवीजन के लिए, इसका रिवीजन करते हुए नोट्स बनाना है, और जो अनअटेम्प्टेड हैं उनका नोट्स बनाना है, पहले पढ़ना है, यानी क्लास करनी है या जहाँ से भी कॉन्सेप्ट लर्न करना है, ठीक है, उसके बाद इसका नोट्स बनाना है और इसका फिर रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जो गलत हो रहे हैं उसकी रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों करनी है, और इसका तो क्लास सीखना है, मतलब क्लास करना है, कैसे भी सीखना है, फिर उसके बाद रिवीजन और प्रैक्टिस करनी है। ये हो गया रीजनिंग, राइट। मान लो ऐसे जीके पे आते हैं, जीके पे आपने 18 अटेम्प्ट करा था, 7 अनअटेम्प्ट करा था, ठीक है। 18 अटेम्प्ट करा, जिसमें से हम मान लेते हैं कि 15 क्वेश्चन सही हो गए और 3 क्वेश्चंस गलत हो गए। अब कोई कहे कि मेरे 6 सही होते हैं 12 गलत होते हैं, तो आपने जीके पढ़ा ही नहीं है, आप उसको अच्छे से पढ़ो, ठीक है। आपके लिए हो सकता है ये चीज़ फिर ना काम करे, या आपके लिए भी काम करे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा नंबर ऑफ टॉपिक्स रहेंगे। अब आपको ध्यान जो देना है वो ये, फिर सेम चीज़ अप्लाई करनी है। 3 जो गलत हुए और 7 जो अनअटेम्प्ट है, इनको नोट्स में नोट करना है। 3 जो गलत हुए और 7 जो अनअटेम्प्टेड है, इनको नोट्स में नोट करना है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो ये 3 क्वेश्चंस हैं जो आपने गलत किए हैं, आपने पढ़े तो थे, इनको आपने पढ़ा था, इनको इन टॉपिक्स को पढ़ा था, लेकिन आपने कन्फ्यूजन में गलत कर दिया। जैसे मुगल डायनेस्टी का कोई चीज़ पूछा गया था, कोई इस्टेब्लिशमेंट पूछा गया था, मान लो कुतुब मीनार का मतलब इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये पूछा गया था, आपने गलती कर दी। या पूछ लिया गया गयासुद्दीन तुगलक जो है किस डायनेस्टी से था, या इस तरह से क्वेश्चन आ गया। या मान लो पूछ लिया गया कि कहीं की साउथ की किसी टेम्पल का वो क्या है, किस शैली में बनी हुई है, ये क्वेश्चन पूछा, आपने गलत कर दिया। तो ये आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन है, कौन से हिस्ट्री का, एंशिएंट हिस्ट्री का मान लो क्वेश्चन है। अब उस टॉपिक को मान लो ये वैदिक सिविलाइजेशन से है, वो आपने गलत किया वैदिक सिविलाइजेशन से, तो आपको वैदिक सिविलाइजेशन का क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना है, और उस क्वेश्चन को नोट कर लेना है। और नोट्स में ये नहीं, नोट्स में जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन नोट कर डालो, आपको नोट्स में ये नोट करना है कि भैया हमें वैदिक सिविलाइजेशन का रिवीजन करना है।
ठीक है। इसी वजह से मैं कहता हूँ 10 पेज में नोट्स बनेगा। नोट्स नहीं बना है, नोट्स तो आपके पास है, आपको ये नोट करते चलना है कि मुझे ये रिवीजन करना है। ठीक है, अगर आप 21 टारगेट कर रहे हैं तो आप उन क्वेश्चंस का नोट भी बना सकते हैं, लेकिन जो लोग 20 देने जा रहे हैं, चाहे CHSL चाहे CGL, उनके पास इतना टाइम नहीं है। तो आपको ये देख लेना कि वैदिक सिविलाइजेशन का रिवीजन करना है। मान लो आपने जियो पढ़ा, जियो में गलत हो गया, जियो में मान लो आपसे क्लाइमेट गलत हो रहा है, क्लाइमेट से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, या आपसे मान लो सॉइल से कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, या आपसे कोई ऐसे स्टैटिक का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, आपको नोट्स में लिखना है कि भैया इस पर्टिकुलर टॉपिक का मुझे क्या करना है, रिवीजन करना है। मान लो आपसे ऐसे साइंस का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, साइंस में मान लो आपसे फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन गलत हो गया। अब या बायो में किसी क्वेश्चन, मान लो माइंड का कोई पार्ट था, पूछा गया था मेडुला ऑब्लिंगेटा कहाँ का पार्ट है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये माइंड का पार्ट है। अब आपसे माइंड का पार्ट मतलब गलत हो गया, इसका मतलब आपको जाके मस्तिष्क के पार्ट पढ़ने हैं, मस्तिष्क का पार्ट आपको रिवीजन करना है। तो आपको यहाँ पे लिख लेना है पार्ट्स ऑफ ब्रेन, ये रिवीजन करना है। इस तरह से अगर आप नोट्स बनाओगे तो आपके पास ये भी नहीं रहेगा कि पूरा पूरा किताब ही पढ़ना पड़ेगा अगले मॉक से। आपको ये पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री का वैदिक सिविलाइजेशन मुझसे गलत हो रहा है, वैदिक सिविलाइजेशन का रिवीजन करना है। जियो में मुझसे क्लाइमेट गलत हो रहा है, सॉइल गलत हो रहा है, इसका रिवीजन करना है। साइंस में मुझसे बायो गलत हो रहा है, बायो का रिवीजन करना है। बायो में कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लो कि एसोफेगस से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो गया, एसोफेगस में पढ़ रहे हैं। हार्मोनल डिजीजेस से रिलेटेड क्वेश्चन गलत हो गया, हार्मोनल डिजीजेस आपको क्या कर लेने, रिवीजन कर लेने। इस तरह से करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, राइट। और ये लॉन्ग टर्म में ये स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा काम करेगी। 30 दिन में अगर आप हो सकता है इफेक्टिव वे में उतना अच्छे से ना कर पाएँ, हो सकता है आप फॉलो ना कर पाएँ, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में 21 दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होगी। और अगर 20 वाले फॉलो कर ले गए भाई, तो ये मतलब समझ लो कि आपका स्कोर 120 से 170 करके दिखाएगी। अब बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स, जो मेरा सेक्शन है, राइट। अब देखो मैथमेटिक्स में मान लो आपने 20 अटेम्प्ट किया, 5 अनअटेम्प्ट किया। 5 अनअटेम्प्टेड में मैथ्स में ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि या तो आपने पढ़ा नहीं है वो टॉपिक, और ये चीज़ बहुत कम होती है। सबसे ज़्यादा जो होता है वो टाइम की कमी होती है, टाइम नहीं था, इस वजह से आपसे ये 5 क्वेश्चन छूट गए, वरना ये 5 क्वेश्चन DI के थे, ये आपसे हो जाते। तभी मैंने कहा स्पीड पे काम करते रहना। स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसके लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, आप वो देख लीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, वैसे फॉलो करना है, वैसे वीडियो देखने से काम नहीं हो जाएगा, वीडियो देखेंगे उसमें आपको पता चलेगा तरीका। अब आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था मैथ्स में, आपको पता चला कि 16 सही है, उसमें से 4 हो गया गलत, 4 गलत हो गया। अब आपको क्या काम करना है, इन 4 क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपने पढ़ा था, कॉन्सेप्ट आता था, लेकिन आपने रिवीजन नहीं किया, तो फार्मूला गलत हो गया या कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स में वो होता है, चांस होता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक आपने कर दी होगी, या आपने मान लो फार्मूला गलत यूज कर दिया, या आपने कोई कॉन्सेप्ट या थ्योरम गलत कर दी। तो वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको रिवाइज करना है, ना कि पूरा चैप्टर। मान लो आपने सिमिलरिटी से कोई क्वेश्चन था, ट्राइंगल की सिमिलरिटी से, वो क्वेश्चन गलत कर दिया। अब आपको यानी ट्राइंगल पर डालना है, आपको सिमिलरिटी उठाना है। सिमिलरिटी में पेरीमीटर का क्या प्रभाव रहता है, सिमिलरिटी से अगर 2 ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो क्या होता है, सिमिलर है तो उनके मीडियंस का रेशियो क्या होता है, ये आपको चीज़ें पढ़नी। ऐसे रिवाइज करोगे तो रिवीजन करने को चीज़ें भी कम रहेंगे और ठोस रिवीजन आप कर पाओगे। ठीक है, तो आपको इन 4 क्वेश्चन को नोट्स में नोट करना है। मतलब कि क्या कि आपको जैसे मान लो सिमिलरिटी आपको पढ़ना है, तो सिमिलरिटी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ये आपको नोट्स में लिख लेना है कि सिमिलरिटी मुझे पढ़ना है। ठीक है, अनअटेम्प्टेड में आप आते हैं। अब मान लो अनअटेम्प्टेड में आपके पास 5 के 5 क्वेश्चंस में 3 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपको आते ही नहीं थे, 2 क्वेश्चन टाइम की कमी के कारण हो गए। तो इन 2 क्वेश्चन को तो आपको स्पीड बढ़ा के ही कर पाएंगे। और जो 3 क्वेश्चंस आपसे ऐसे नहीं हुए, कैसे, 3 क्वेश्चंस का आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, तो आपको देखना है, मान लो ये ट्रिगो से क्वेश्चन था, ठीक है, ट्रिगो से मैक्सिमम मिनिमा से हो गया, मैं मान ले रहा हूँ मैक्सिमम मिनिमा से ये क्वेश्चन था, और आपने मैक्सिमम मिनिमा नहीं पढ़ा है। अब आपको क्या काम करना है, आपको नोट्स में लिखना है कि ट्रिगो से मैक्सिमम मिनिमा मुझे पढ़ना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट सीखने के बाद प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद ये फार्मूले जो होंगे इसके, वो रिवाइज करते रहना है रेगुलर इंटरवल पे। ठीक है, रिवीजन 2 तरह से होता है, एक होता है इफेक्टिव, एक होता है मतलब नॉट इफेक्टिव। तो जो नॉट इफेक्टिव रिवीजन होता है वो टाइम एंड वर्क आपको आता है, और टाइम एंड वर्क आप लगाए पड़े हो, तो उससे कोई फायदा नहीं होना। लेकिन अगर आपको ट्रिगो की मैक्सिमम एंड मिनिमा पढ़ी, उसका फार्मूला रिवीजन कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने प्रैक्टिस करने के बाद अगर फार्मूला रिवाइज कर रहे हैं, इसका मतलब आप इफेक्टिव रिवीजन कर रहे हैं। समझ आ गया? तो आपको ये नोट कर लेना है कि अगले हफ्ते मुझे ट्रिगो की मैक्सिमम मिनिमा पढ़ना है। या मान लो ऐसा हो जाए कि 5 क्वेश्चन में से 3 जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए थे, मतलब कॉन्सेप्ट जिनका नहीं आता था, वो मान लो आपका मैं मान लेता हूँ कि एरिया से रिलेटेड, या मान लो एरिथमेटिक का मिक्सचर एलिगेशन था, मिक्सचर एलिगेशन या डिस्काउंट का था। ठीक है, अब आपको क्या करना है,
आपको ये पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना है। मिक्सचर एलिगेशन में जिस टाइप के क्वेश्चन नहीं हो रहे वो पढ़ सकते हो, अदरवाइज अगर आपके पास टाइम है तो पूरा मिक्सचर एलिगेशन कर डालो। मिक्सचर एलिगेशन पे प्रीवियस ईयर की वीडियोस तमाम मिल जाएंगे चैनल पे, वैसे पढ़ डालो, या मिक्सचर एलिगेशन की कोई किताब रखो उससे प्रैक्टिस कर डालो, या अगर आपने कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है भैया तो कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर किताब पे आओ, फिर प्रैक्टिस कर डालो। और प्रैक्टिस कौन से क्वेश्चंस की करनी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो फ्रेश क्वेश्चंस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है, आपने जो टॉपिक नहीं पढ़ा है उसको तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपको नोट्स में ये लिख लेना है कि मिक्सचर एंड एलिगेशन मुझे पढ़ना है इस हफ्ते, और मिक्सचर एंड एलिगेशन का जो प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद में उसके जो पर्टिकुलर फार्मूले कॉन्सेप्ट हैं उसको रिवाइज करते रहेंगे, और फिर अगले मॉक में आपको देखने को मिलेगा फ़ायदा, ठीक है। तो मैथ्स में ऐसे करना है, राइट। अच्छा, और मैथ्स में एक चीज़ और बताना था। मैथ्स में आपको ये भी देखना है कि मान लो कोई न्यू टाइप का क्वेश्चन दिख गया, तो उस क्वेश्चन को ही आपको डायरेक्ट नोट कर लेना है। नया टाइप का क्वेश्चन दिखा, नया कॉन्सेप्ट दिखा, उसको कॉन्सेप्ट को ही नोट कर लेना है। नया ज्योमेट्री में बहुत सारे क्वेश्चंस दिख जाते हैं, वो नोट कर लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई बार रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपको नहीं पता होते, जो आपने नहीं पढ़े होते, तो उन क्वेश्चंस को नोट कर लेना। तो आपको कुल मिला के नए क्वेश्चंस जो मैथ्स में दिखे उसको एक नोट्स में डालते रहो, वो आपका एग्जाम टाइम में रिवीजन के लिए यूजफुल होगा। या आप जब सोल्यूशन देख रहे हो, टेस्ट का सोल्यूशन देख रहे हो, तो अगर मान लो कोई ऐसी ट्रिक दिख रही है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट लग रही है, या जो ऐसा कॉन्सेप्ट दिख रहा है जो आपको नहीं आता था, उसमें कॉन्सेप्ट ऐसा दिखा कि आपको समझ में आ गया, तो कॉन्सेप्ट तुरंत नोट कर लो। क्या करना है? नोट कर लो। कहाँ पे? नोटबुक में, जो एग्जाम टाइम से पहले रिवाइज करनी है, ठीक है। सेम चीज़ इंग्लिश पे अप्लाई होती है। मान लो कि आपने 20 अटेम्प्ट करा, 5 अनअटेम्प्टेड रह गया। अब आपको अनअटेम्प्टेड पे पहले फोकस करना है। मान लो अनअटेम्प्टेड जो क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन सीनो से था, तो आपको क्या काम करना है? उस पर्टिकुलर, अब ऐसे नहीं कि सीनो पूरा रिवाइज करने लगे, आपने उस पर्टिकुलर वर्ड को देखना है। आपको उस वर्ड के कम से कम 5 सीनो रटने हैं, 2 एंटो रटने हैं, और उसके जो ऑप्शंस थे वो भी देखने हैं। मान लो OWS से आपसे क्वेश्चन नहीं हुआ वो, तो आपको क्या काम करना है? अब देखो, सीनो एंटो में हो सकता है अब आपके पास टाइम कम है तो उतना ना रिवाइज कर पाओ, लेकिन OWS से मान लो आपसे गलत हो रहा है या आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हो, तो OWS के प्रीवियस ईयर के सारे एक बार रिवाइज कर देने अगले हफ्ते। 1500 है, दिन में 50, 60, 70 आप मार ही सकते हो। और रिवीजन तो मतलब मान लो कि 1500 का एक दिन में 2 घंटे बैठ जाओगे तो रिवीजन कर डालोगे, ठीक है। रिवीजन मतलब होता है एक बार सरसरी निगाह से देख लोगे तो वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाती हैं। एग्जाम में जब आपका दिमाग पे वो प्रेशर पड़ता है तो अपने आप चीज़ें बाहर आती हैं। तो आपको OWS प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस का देख लेने हैं। मान लो ईडीएम से गलत हो रहा है तो ईडीएम आपका देख लेना है, पूरा प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। तो ऐसे अब मान लो पैसेज आपसे या क्लोज टेस्ट आपसे नहीं हुआ, तो क्लोज टेस्ट के लिए हो सकता है आपके पास टाइम ना रहो, पहली चीज़, और दूसरी चीज़ हो सकता है टाइम भी रहो तो आपसे हुआ ना हो। तो आपको इसका मतलब क्लोज टेस्ट में 2 चीज़ें मैटर करती हैं। एक तो आपका ग्रामर कैसा है, दूसरा कंप्रीहेंशन, जो आपके कंप्रीहेंशन स्किल है, जो कंप्रीहेंड कर पाते हो आप कोई चीज़ या नहीं, आप समझ पाते हो या नहीं, आपने रीडिंग कितनी की है, ये चीज़ें मैटर करेंगी। अब रीडिंग इस टाइम पे करके तो आप इसको इंप्रूव नहीं कर सकते, लेकिन आप कोशिश करिए कि ग्रामर वाले जो सेक्शन हो या ओकैब वाले जो क्लोज टेस्ट आते हैं या पैसेज आते हैं, वो चीज़ें आपको समझने की आदत होनी चाहिए, ठीक है। ये लॉन्ग टर्म में आपको रीडिंग करने लग जाना है, रीडिंग करके उसको क्लोज टेस्ट और पैसेज को सही करना है, ठीक है। और हो सकता है ग्रामर से आपसे क्वेश्चन ना हुए हो तो ग्रामर के उस पर्टिकुलर टॉपिक, मान लो नाउन आपने नहीं पढ़ा, नाउन का क्वेश्चन था, नाउन आपसे नहीं हुआ, तो आपको नाउन वो रिवीजन कर लेना है, ठीक है। अब मान लेते हैं 20 क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए थे उसमें क्या होता है, उसमें आपके 18 या 16 सही होते हैं, 16 सही है, 4 गलत है। आपको ये देखना है कि ये जो 4 क्वेश्चंस थे, जो गलत हुए, ये गलत क्यों हुए? क्योंकि आप डाउट में थे। चाहे ग्रामर का था तो डाउट में थे, अगर ओकैब था तो आप हो सकता है 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होकर गलत हो गए हों, या OWS ईडीएम रहा हो तो भी आप हो सकता है 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होकर गलत हो गए हों। तो आपको इन चीज़ों का रिवीजन करना है, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान रखना है कि गलती जो आप चीज़ें पढ़ चुके हो वो गलत नहीं होना चाहिए, जो नहीं पढ़ी वो अटेम्प्ट ना हो वो सही है, लेकिन जो पढ़ी चीज़ें हैं उसमें से गलती नहीं होनी चाहिए, वो सिलेक्शन से आपको दूर करती है। तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान रखना है कि इन 4 चीज़ों को नोट करना है। अगले हफ्ते मुझे ये टॉपिक पढ़ना है। मान लो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था, ये हमें रिवाइज कर लेना है। मान लो OWS था जो गलत हुआ है, OWS मुझे रिवाइज कर लेना है। मान लो कोई पैराजंबल गलत हो रहा है, पैराजंबल आपको देखना है, पैराजंबल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंटरलिंकिंग कॉन्सेप्ट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, राइट। तो आपको ये चीज़ें मुझे लगता है समझ आ गई होंगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंचते हैं। कंक्लूजन पार्ट जो है वो ये कहता है कि अगर आप नोट्स बनाने जा रहे हो, नोट्स यानी नोट क्या क्या करना है, अनअटेम्प्टेड टॉपिक्स आपको मैंने बताया कि अनअटेम्प्टेड में मैथ्स का तो क्वेश्चन ही नोट कर लेना है, ठीक है, मैथ्स का क्वेश्चन नोट कर लेना है। बाकी कुछ हो सकता है कि आपसे मान लो कि स्फीयर का कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो आपको ये करना है कि स्फीयर मुझे इस हफ्ते पढ़ना है। आपने
मान लो कि ट्रायंगल को कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ट्रायंगल इस हफ्ते मुझे पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो भी टॉपिक है वो आपको नोट कर लेना कि ये टॉपिक मुझे पढ़ना है। नोट्स भारी भरकम नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए कि क्या पढ़ना है बस ये, और क्वेश्चंस अच्छे वाले जो आप अभी तक नोट करते आए हो उसमें डाल देना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और नोट करनी है कि ये जो नोट्स होगा आपका, इसको जितना पतला रख पाना उतना पतला रखना। अब मान लो आपने स्फीयर पढ़ लिया तो स्फीयर को क्रॉस कर देना है, ट्रायंगल पढ़ लिया ट्रायंगल क्रॉस, मैथ्स में जो भी पढ़ना है पढ़ लिया वो क्रॉस। दूसरा, जो रॉन्ग हो रहे थे वो तो रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसका, क्योंकि अगर आज आप यहाँ गलत कर रहे हो तो कल एग्जाम में गलती करोगे ही करोगे, तो आप इनका रिवीजन रेगुलर इंटरवल पे करते रहो, ठीक है। रॉन्ग वाले ये भी आपको नोट कर लेना कि ये टॉपिक मुझसे गलत हो रहे हैं। और टाइम टेकिंग वाले मैथ्स और रीजनिंग में अक्सर तुम्हें क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो टाइम टेकिंग है। तो टाइम टेकिंग का कहने का मतलब कि जो 2 मिनट या 3 मिनट ले रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, 2-3 मिनट लेने वाले मैथ्स क्वेश्चन में आपको इन क्वेश्चंस की एक्चुअल मेथड या तो नहीं पता या तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी नहीं है तो वीडियोस देखो, कॉन्सेप्ट सीखो। अगर आपके पास सही मेथड नहीं है तो भी आप वीडियोस देख के अच्छे अच्छे मेथड उस क्वेश्चन के लिए डेवलप करो, और उस मेथड पे 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली आप प्रयोग कर पाओगे उसको। और अगर आपको लगता है केवल मेथड देख ली, प्रैक्टिस नहीं करी, तो आप डेफिनेटली कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप 1000 फार्मूले रट लो, अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो आपको यही नहीं समझ आएगा कि इस क्वेश्चन में वो वाला फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो नोट्स किन चीज़ों का बनाना है, अनअटेम्प्टेड, रॉन्ग, टाइम टेकिंग। अनअटेम्प्टेड वाले में मैंने बता ही दिया, रॉन्ग जो आपसे हो रहे हैं वो आपको रिवीजन करना है और नोट में नोट कर लेना है, और टाइम टेकिंग वालों को आपको रिवीजन करना है, इसका भी सेम चीज़ करना है, रिवीजन करना है, और मेथड अच्छी अच्छी ढूंढ के ये भी नोट करनी है। अब आपको ध्यान देना है एग्जाम टाइम पे रिवीजन किसका करना है। एग्जाम टाइम पे आप जब रिवीजन करने जाते हो तो आप सारे नोट्स का नहीं कर सकते। आपने जो नोट्स बनाए, मैथ्स का आपके पास 400 पेज का नोट्स है, एडवांस का 400, एरिथमेटिक का, रीजनिंग का मोटा सा नोट्स है, जीएस मोटा नोट्स है, इंग्लिश के बहुत सारे नोट्स हैं, तो वो रिवीजन सारी चीज़ों का नहीं हो सकता 10 दिन में। आपको क्या काम करना है, ये जो नोट्स जिसमें आपने लिख रखा था कि मेरी वीक पोर्सन कौन सा है, मेरा कन्फ्यूजिंग पोर्सन कौन सा है, मेरा मार्क कटाने वाला पोर्सन कौन सा है, उन पोर्सन्स को रिवीजन करना है। तो लास्ट में आपको इन्हीं नोट्स को उठा के और इस नोट्स से देख के उस नोट्स के पर्टिकुलर, मतलब इस नोट्स में जो टॉपिक लिखे हैं वही टॉपिक्स आपको रिवाइज करने हैं, और आप डेफिनेटली रॉक करोगे। आई होप आपको मेरी सारी बातें समझ में आ गई हूँ। अगर आप 2020 की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, मतलब एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, गुड लक, आप जरूर रॉक करें। ये स्ट्रेटजी आपके लिए कितनी कामगार है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर आपका कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। 21 की तैयारी करने वालों के लिए तो ये रामबाण साबित होगी, मेरा पूरा भरोसा है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, ये PDF में टेलीग्राम